वेलकम टू CompTIA CySA सर्टिफिकेशन। आज हम अपनी डोमेन नंबर 3 शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम डोमेन नंबर 1 और 2 कवर कर चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी डोमेन्स थी हमारी सर्टिफिकेशन की। अब हम डोमेन नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि 20% ऑफ द एग्ज़ाम है। इसके अंदर इंसिडेंट रिस्पांस एंड मैनेजमेंट के ऊपर हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी अदर डोमेन्स, तो इसके अंदर हमें मॉड्यूल्स भी थोड़े कम मिलेंगे। अब डोमेन नंबर 3 इंसिडेंट रिस्पांस एंड मैनेजमेंट के ऊपर है, 20% ऑफ योर एग्ज़ाम है। इसके 3 मॉड्यूल्स हैं। इसके अंदर 3.1 अटैक मैथडोलॉजी फ्रेमवर्क्स को देखता है, 3.2 इंसिडेंट रिस्पांस एक्टिविटीज़ पे और 3.3 इंसिडेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को कवर करता है। तो अब आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करेंगे, जो कि इसके मॉड्यूल नंबर 1 जो कि 3.1 है उसके ऊपर है। अब ये हमारा लेक्चर है ऑन अटैक मैथडोलॉजी फ्रेमवर्क्स। इसके अंदर हम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अटैक मैथडोलॉजी फ्रेमवर्क हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है, ताकि हम किसी भी किस्म के अटैक को अंडरस्टैंड कर सकें, एनालाइज कर सकें, उसे रिस्पॉन्ड कर सकें, ताकि हम उसके बेहतर नतीजे पे पहुँचे, जल्दी पहुँचें और हमें पता हो कि एक्चुअली मोटिव क्या था किसी किस्म के अटैक का। अब हमारे पास डिफरेंट अटैक फ्रेमवर्क्स हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने नीचे या मेंशन किए हैं और आपकी सर्टिफिकेशन के अंदर भी हैं। ये फ्रेमवर्क साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं कि वो एंटिसिपेट करें, उसे मिटिगेट करें थ्रेट्स को, और उसे ब्रेक डाउन करें इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, ताकि हम अटैक को आइडेंटिफाई कर सकें और उनके की पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई कर सकें और हमें एक्चुअल मोटिव पता लग सके। उसके अंदर साइबर किल चेन्स है, डायमंड मॉडल ऑफ इंट्रूजन एनालिसिस है, माइटर अटैक है, फिर ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मैथडोलॉजी मैनुअल है। उसके बाद हमारे पास OS टेस्टिंग गाइड है। अब इसे आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि इसे टेबल्स के अंदर डाल दिया, ताकि आपको इजीली उसकी समझ आ सके। अब साइबर किल चेन क्या होती है? ये एक मॉडल है जो कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से डेवलप किया गया है। इसके अंदर हम आउटलाइन करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइबर अटैक, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल रिकॉनेसेंस, जो है जिसके अंदर आप किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, टिल दी फाइनल ऑब्जेक्टिव कि उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा। उन सारी स्टेजेस को स्टडी करते हैं। फर्दर ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे बताता है, जिसके अंदर हम बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अटैक को डिफरेंट लेवल्स के अंदर कैटेगराइज करके समझ सकते हैं कि मेन मोटिव क्या था। अब रिकॉनेसेंस, जैसे कि आपको पता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी भी टारगेट के बारे में, उसके IP एड्रेसेस वगैरह हो गए। जैसे कि एग्जांपल है कि कोई भी पब्लिक फेसिंग सर्विसेज हैं, उसकी पोटेंशियल वनरेबिलिटीज़ को रिमोटली देख लिया। फिर आता है वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन के अंदर एक आप अपना टूल किट या वेपन प्रिपेयर करते हैं, जिसके थ्रू आप जो आपने वनरेबिलिटीज़ इस स्टेप में ऊपर वाले में देखी थी, उन्हें आप उसके ऊपर टारगेट करेंगे या जो उसे सूट करती होंगी। तो जैसे कि अटैकर है, वो एक PDF डॉक्यूमेंट कोई बनाएगा टू एक्सप्लॉइट द वनरेबिलिटीज़ ऑफ PDF रीडर फॉर एग्जांपल। फिर डिलीवरी होती है, ट्रांसमिट करते हैं उस वेपन को टुवर्ड्स द टारगेट, जैसे कि कोई फिशिंग ईमेल या कोई मलेशियस वेबसाइट वगैरह हो गई। एक PDF डॉक्यूमेंट भेज दिया जिसके अंदर कोई लिंक था। एक्सप्लॉइटेशन होती है जब वो एग्जीक्यूट होता है, जो डिलीवरी आपने भेजी थी वो रिसीव हो गई, और वो जब वेपन एग्जीक्यूट हुआ टारगेट सिस्टम के ऊपर टू गेन एक्सेस, अब उसे एम्प्लॉय ने उस PDF डॉक्यूमेंट को खोल दिया, तो अब उसके लिए वो एक्सप्लॉइट उसके सिस्टम में दाखिल हो गई है एज ए मेलवेयर। फिर उसकी इंस्टॉलेशन होती है, वो इंस्टॉल होता है मेलवेयर, बैकडोर ओपन करता है फॉर परसिस्टेंट एक्सेस, ताकि वो किसी भी टाइम आके उसे एक्सेस कर सके। अब मेलवेयर ने क्योंकि बैकडोर एम्प्लॉय के कंप्यूटर के ऊपर खोल दिया, तो रिमोटली जो भी अटैकर है वो किसी भी वक्त उस सिस्टम के एक्सेस करके आपके नेटवर्क पे पेनिट्रेशंस कर सकता है। फिर कमांड एंड कंट्रोल, जब भी आप C2 देखेंगे उसका मतलब होता है कमांड एंड कंट्रोल। CC 2 C आ रहे हैं तो वो C2 लिख देते हैं। एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन करते हैं विद द चैनल विद कम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर, के जो भी पीछे से बैठा हुआ उसे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, वो इसके थ्रू फिर इन कंप्यूटर्स पे कम्युनिकेट करता है बैकडोर के थ्रू, जिसके अंदर उसके अंदर डिफरेंट कमांड्स पास की जाती हैं ताकि उस कंप्यूटर से डेटा लिया जा सके और उस पर भेजा जा सके। और आखिरी स्टेज के अंदर एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स होता है कि
अचीव कर लेता है, वो अपने अटैकर गोल्स सच एज डेटा एक्सफिल्ट्रेशन है या डेटा डिस्ट्रप्शन है, जो भी है वो रिमोट सर्विसेज को लेके करेगा और फिर उसके बाद वो उसे बेचने पे लगा देगा। तो ये था साइबर किल चेन। फिर हमारे पास है डायमंड मॉडल ऑफ इंट्रूजन एनालिसिस। अब ये डायमंड मॉडल इंट्रूजन एनालिसिस ये भी एक कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कि साइबर इंट्रूजन्स को देखता है, कैटेगराइज करता है एलिमेंट्स अटैक के इनटू 4 कंपोनेंट्स। इसके अंदर एडवर्सरी आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, कैपेबिलिटी आ गया और विक्टिम आ गया। एडवर्सरी जो है ये एंटिटी है जो कि कंडक्ट करती है अटैक, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग मोटिव्स उसके हो गए, रिसोर्सेज हो गए। कोई भी साइबर क्रिमिनल किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया जो कि सिस्टम्स यूज़ होते हैं किसी भी आपके अटैकर की तरफ से टू डिलीवर दी अटैक सच एज सर्वर्स और बॉटनेट्स। कोई भी जो अटैक वो करेगा आपके सर्वर्स पे बॉटनेट्स के थ्रू या कुछ भी। अब अटैकर यूज़ करता है बॉटनेट ताकि वो कोई भी रैंसम वेयर आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर भेज दे ताकि आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करनी हो इन ऑर्डर टू रिलीज़ योर सिस्टम्स। फिर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी उसकी देखता है कि कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं जो आपके किसी भी अटैकर ने यूज़ किए हैं, एडवर्सरी ने यूज़ किए हैं, कौन से मेलवेयर्स हैं और वो क्या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अटैकर यूज़ करता है कस्टम बिल्ट रैंसम वेयर, एनक्रिप्ट करेगा फाइलों को आपके सिस्टम पे भेजेगा। और विक्टिम जो कि आप हैं द टारगेट ऑफ द अटैक, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो सिर्फ तब आपका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ हो। आपका कंप्यूटर तब भी हो सकता है अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं और उसका बैकअप रखना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स का होता है। अब उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी टारगेट होते हैं साइबर क्रिमिनल ग्रुप से और वैल्यूएबल डेटा भी पोटेंशियली लीक हो सकता है। अब ये माइटर एंड अटैक बहुत एक कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसे हम एडवर्सरल टेक्निक्स, टैक्टिक्स एंड कॉमन नॉलेज भी कहते हैं। इसके अंदर टैक्टिक्स, टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जर्वेशंस देखे जाते हैं थ्रेट मॉडलिंग के लिए। अगर आप चाहें तो आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जैसे कि ये अटैक है। अब यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे रिकॉनेसेंस से शुरू हो के बाकी उसके जितने भी सब कंपोनेंट्स भी हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो उसके फर्दर सब कंपोनेंट्स भी यहाँ पे आपको दिखा देगा कि अगर कोई अकाउंट मैनिपुलेशन हुई है तो उसके अंदर एडिशनल क्लाउड क्रेडेंशियल्स आ गए, ईमेल आ गई, फिर क्लाउड रोल्स आ गए, SSH ऑथराइजेशन आ गई, डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एक लंबी लिस्ट है जो कि एक बहुत अच्छी रिसोर्स है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड माइटर अटैक्स। अब इसके भी कंपोनेंट्स हैं, 4 हैं, टैक्टिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, सब टेक्निक्स हैं एंड प्रोसीजर्स हैं। अब टैक्टिक्स के अंदर क्या होता है कि एडवर्सरी ओवर रीचिंग गोल्स सच एज इनिशियल एक्सेस आपके एक्सफिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करता है। नेटवर्क की स्पेयर फिशिंग के थ्रू आपके नेटवर्क को अटैक करेगा। टेक्निक्स यूज़ करेगा जिसके अंदर स्पेसिफिक मेथड्स यूज़ होंगे, जिसके अंदर उसकी टैक्टिक्स होंगी, लाइक फिशिंग हो गई या लेटरल मूवमेंट हो गई आपके कंप्यूटर्स पे। उसी नेटवर्क के लेवल पे अटैकर कोई भी स्पेयर फिशिंग अटैचमेंट भेजेगा और कोई भी टेक्निक डिलीवर करेगा मैलिशियस पेलोड आपके कंप्यूटर्स के ऊपर। फिर सब टेक्निक्स हो गई। मोर ग्रैन्युलर मेथड कोई भी यूज़ करेगा टेक्निक जिसके अंदर एग्जीक्यूशन मेथड्स होंगे। अब एक फिशिंग ईमेल अगर आपके पास आई है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैक्रोज हैं, जैसे ही आप वो फाइल खोलेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, वो फाइल डाउनलोड होगी आपके कंप्यूटर पे और रिमोट एक्सेस मिल जाएगी आपके कंप्यूटर पे किसी और को। फिर प्रोसीजर्स हैं इसके अंदर, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि एडवर्सरीज कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो टेक्निक्स इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। अटैकर फॉलो करेगा प्रोसीजर्स। वेल क्राफ्टेड ईमेल होंगी जो कि मिमिक करेंगी आपके इंटरनल HR सिस्टम को। इसका मतलब है कि वो आपकी जितनी भी ईमेल्स हैं उसके पैटर्न्स को पहले से फॉलो कर रहे होंगे। इसके बाद आता है ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथडोलॉजी मैनुअल, जिसे हम OSSM और TMM भी कहते हैं। कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है, ये भी कंडक्ट करता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। ये भी हमें गाइडलाइंस देता है इन असेसिंग दी ऑपरेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस एक स्ट्रक्चर्ड और रिपीटेबल मैनर। फॉर एग्जांपल इसके कंपोनेंट्स हो गए, सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गई, डोमेन टेस्ट प्रोसेसेस हो गए और मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग है। अब सिक्योरिटी टेस्टिंग डोमेन्स के अंदर इंक्लूडेड होता है सिक्योरिटी ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी एंड वायरलेस सिक्योरिटी एट्सेट्रा, कि आपके जितना भी वायरलेस नेटवर्क है वो आपका नॉर्मल नेटवर्क की तरह एक नेटवर्क है जिसकी ऊपर आपको इनके पूरी गाइडलाइंस उसी तरह इंप्लीमेंट करनी होती हैं। टेस्ट प्रोसेसेस होते हैं, डिटेल्ड प्रोसेस बाय कंडक्टिंग द सिक्योरिटी असेसमेंट आपने प्रॉपर करनी है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन
एग्जीक्यूशन और एनालिसिस फेज़ के अंदर अब टीम फॉलो करेगी स्ट्रक्चर प्रोसेस आपकी सिक्योरिटी नेटवर्क को चेक करने के लिए। उसके अंदर प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग है, फिर मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग आ गया। गाइडलाइंस होती हैं जिसके अंदर हम मेजर करते हैं सिक्योरिटी की इफेक्टिवनेस, और कोई भी अगर आपको उसके अंदर वनरेबिलिटीज़ मिलती हैं तो उसे हम वहाँ पे नोट करते हैं। अब जब ये हम सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, मैट्रिक्स क्वालिफाई करते हैं आपके सिक्योरिटी गैप्स को, उसे हाईलाइट करते हैं कि ये आपकी वीकनेसेस हैं, उन सारों को फिर आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आखिरी हमारा फ्रेमवर्क है यहाँ पे OS टेस्टिंग गाइड, जो कि ओपन वेब सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। टेस्टिंग गाइड वाइडली यूज़ होता है फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम वेब एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करते हैं। ये हमें डिटेल्ड मेथडोलॉजी बताता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं और मिटिगेट करते हैं सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ को इन वेब एप्लीकेशंस। अब इसके भी 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। टेस्टिंग कैटेगरी हो गई, टेस्टिंग टेक्निक और रिस्क असेसमेंट। अब टेस्टिंग कैटेगरीज के अंदर हम सेशन ऑफ इनपुट वैलिडेशन, जो हमने पहले भी बात की थी, ऑथेंटिकेशन और उसके सेशन कुकीज़ वगैरह, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कहीं SQL इंजेक्शन तो नहीं होगा, कोई ऐसी वनरेबिलिटी तो नहीं है इनपुट फील्ड के अंदर जिसके थ्रू कोई आपके सिस्टम को टारगेट कर सके। टेस्टिंग टेक्निक के अंदर स्पेसिफिक मेथड टेस्टिंग के यूज़ होते हैं जैसे कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है या SQL इंजेक्शन है। हम इन सारी टेक्निक्स के लिए अपनी वेब एप्लीकेशन को चेक करेंगे। फिर रिस्क असेसमेंट आता है जो कि गाइडलाइंस होती हैं, एवेल्यूएट करती हैं सिक्योरिटी और आइडेंटिफाई करती हैं वनरेबिलिटीज़ को। अब इसके अंदर जब हमें किसी भी SQL इंजेक्शन की वनरेबिलिटी का पता लग जाता है तो टेस्टर जो है वो असेस करता है कि इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट कितना हो सकता है आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन अटैक मेथोडोलॉजी फ्रेमवर्क्स। डोमेन नंबर 3 का मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हमारा जो पहला लेक्चर है वो डिटेक्शन एंड एनालिसिस के ऊपर है। अब डिटेक्शन एंड एनालिसिस के अंदर हम सबसे पहले इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ देखते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ क्या होते हैं? ये पीसेस ऑफ डेटा होता है जो कि सजेस्ट करता है कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच या मैलिशियस एक्टिविटी हुई है आपके नेटवर्क या सिस्टम के ऊपर। ये इस तरह बिल्कुल एक्ट करता है जैसे एक फोरेंसिक एविडेंस है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि कोई प्रेजेंस किसी अटैकर की वहाँ पे किसी वक्त रही है। अब यहाँ पे आपने 2 लफ्ज़ हैं, इंडिकेटर्स ऑफ अटैक एंड इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। इन दोनों के बीच में फ़र्क है। हम यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन एक्चुअल अटैक। ये सिर्फ इंडिकेशंस होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि हो सकता है कोई ट्राई कर रहा है या कोई अटैकर हो सकता है, तो आपको इन चीज़ों का चेक करना होता है। उसके अंदर सबसे पहले आपके पास फ़ाइल हैशेज़ आती हैं। फ़ाइल हैशेज़ एक यूनिक आइडेंटिफायर हैं जो कि MD5 या SHA-256 हैशेज़ होती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं अगर उसके आप मैच करें और उसमें कोई फ़र्क हो कि कोई मलिशियस फाइल्स आपके सिस्टम के ऊपर डिटेक्ट हुई हैं जो कि पहले वहाँ पे नहीं थी। कोई IP एड्रेसेस हों कि नॉन मलिशियस IP एड्रेसेस हों जो कि एसोसिएटेड हों कोई भी कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स के साथ अटैकर्स के। डोमेन नेम्स ऐसे हैं कोई मलेशियस या सस्पिशियस डोमेन्स हो जो कि किसी अटैकर ने यूज़ किए हैं फ़िशिंग ईमेल्स के लिए, मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन या कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए। फिर रजिस्ट्री कीज़ हम देखते हैं कि कोई भी चेंजेस हमारी रजिस्ट्री के अंदर जो कि इंडिकेट करती हैं कि कोई मेलवेयर है जिसने ये चेंजेस किए हैं आपके रजिस्टर के अंदर, या फिर कोई बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं यानी कोई अनयूजुअल यूज़र और सिस्टम जो कि अपने नॉर्मल एक्सपेक्टेड बिहेवियर से अलग परफॉर्म कर रहा हो, जैसे कि लॉगिन टाइम्स हो गए या ऑल ऑफ ए सडन एक डेटा स्पाइक आपको नेटवर्क के ऊपर नज़र आ रही है। अब हम इस तरह देखते हैं जब हम लॉग्स इसके चेक कर रहे होते हैं सिक्योरिटी लॉग्स, तो उसके अंदर हम नज़र रखते हैं कि कोई अकाउंट्स जो कि सेंसिटिव अकाउंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर के या PC एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के, किस टाइम पे वो एक्चुअली एक्सेस हुआ है और क्या एक्चुअली एक हेल्प डेस्क की कोई कॉल उस PC से इनिशिएट हुई थी कि नहीं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ने लॉगिन किया हो या अपने अकाउंट से उससे फिक्स करने की कोशिश की हो। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आप टाइमिंग्स नोट करते हैं कि क्या वो ड्यूटी आवर्स में हुआ है या ऑफ ड्यूटी आवर्स में हुआ है, और अगर ऑफ ड्यूटी आवर्स में हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी और के पास एडमिन अकाउंट आ गया है जो कि एक एलिवेटेड प्रिविलेज्ड अकाउंट है जिसके थ्रू किसी ने कुछ चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल है इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ भी एक मलेशियस IP एड्रेस हो सकता है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनल सर्वर्स के साथ, जो इंडिकेट करता है कि सिस्टम
कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या कोई मेलवेयर है जो कि डेटा कॉन्स्टेंटली बाहर भेज रहा है। इसी तरह आप ये भी देखते हैं कि अगर ऑल ऑफ ए सडन आपके नेटवर्क से डेटा बाहर बहुत ज़्यादा जाना शुरू हुआ है, वो भी एक इंडिकेटर होता है कि हो सकता है वो कमांड एंड कंट्रोल से कम्युनिकेट कर रहा हो। अब इधर हमारे पास एविडेंस एक्विजिशन आता है। एविडेंस एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं अबाउट आवर अफेक्टेड कंप्यूटर, यानी अगर हम उसकी डेटा फॉरेंसिक्स एनालिसिस कर रहे हैं रेलेवेंट टू द सिक्योरिटी इंसिडेंट, कोई भी वो सिस्टम हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, सर्वर हो सकता है। प्रोसेस क्रिटिकल होता है क्योंकि हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बाज़-औक़ात आपको उस इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट ऑफ लॉ में भी प्रेजेंट करना पड़ता है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है जिस तरह आप उस डेटा को हैंडल करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई एक ऐसा सर्वर या कंप्यूटर आया है जो कि यूज़ हुआ है या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अटैक्स, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं, चेन ऑफ कस्टडी या वैलिडेटिंग डेटा इंटेग्रिटी या प्रिजर्वेशन एंड लीगल होल्ड। अब चेन ऑफ कस्टडी का मतलब ये है कि जिसके पास भी वो रहा है उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो, आपने उसका सिक्योर स्टोरेज में रखा हो, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स उसकी प्रॉपर्ली मैनेज की गई हों, किसने लिया, कब टच किया, कितनी देर के लिए ऑन स्टेट में था, ऑफ में था, उसके अंदर कुछ सेव किया कि नहीं, बैकअप उसका लिया, ये सारी चीज़ें चेन ऑफ कस्टडी में आती हैं। क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन है जो कि ट्रैक करती है हैंडलिंग, ट्रांसफ़र, स्टोरेज, एविडेंस और कलेक्टिंग, प्रिजर्वेशन और इंश्योर करते हैं इसकी इंटेग्रिटी। अब एक एनालिस्ट कलेक्ट करता है एक हार्ड ड्राइव, उसके लॉग्स वो लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स उसकी कलेक्शन करेगा, रिकॉर्ड करेगा उसका पूरा ट्रांसफ़र ऑफ ड्राइव, ताकि उन्हें पता हो कि किस किस शख्स ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेज इस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस किया। नाउ वैलिडेटिंग डेटा इंटेग्रिटी आ गई, फिर इसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि हैशिंग है, उसके अंदर चेक सम है और कंपैरिजन आ गया। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि कलेक्टेड एविडेंस को किसी भी तरह मॉडिफाई नहीं किया गया या करप्ट नहीं हुआ। क्रिप्टोग्राफिक हैशेस उसके नोट कर लेते हैं या उसका वेरिफिकेशन मेथड रखते हैं। अब फोरेंसिक्स एनालिस्ट जो है वो SHA-256 हैशेस उसके जनरेट कर लेता है और उसकी लॉग फाइल अपने पास रख लेता है। फिर वो वेरीफाई करता है हर फाइल को उसके अगेंस्ट जो कि उसके पास ओरिजिनल फर्स्ट एक्सेस की थी कि अगर उसे मैच कर रही हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपका जो एविडेंस है वो फिर ट्रस्टवर्दी नहीं रहता। इसीलिए जब भी हम किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो पहला काम ये करते हैं कि उसका एक हम DD इमेज बनाते हैं। अब DD इमेज होता है एग्जैक्ट कॉपी होती है ऑफ द अफेक्टेड सिस्टम। उसके अंदर इवन उसकी जो एम्प्टी सेक्टर्स होते हैं हार्ड ड्राइव पे वो भी नोट हो जाते हैं कि उस जगह पे क्या डेटा था। तो हम इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस ऑन द एक्चुअल अफेक्टेड कंप्यूटर हम इस बैकअप के ऊपर करते हैं क्योंकि ये उसकी ट्रू कॉपी होती है। फिर प्रिजर्वेशन होता है, उसकी इमेजिंग होती है, राइट ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं या सिक्योर स्टोरेज है। प्रोटेक्शन में एविडेंस को इंश्योर करते हैं कि वो अपनी असल हालत में रहे, उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस ना हो, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। कॉम्प्रोमाइज सर्वर की हार्ड ड्राइव का हम इमेज बनाते हैं राइट ब्लॉकर के थ्रू। राइट ब्लॉकर इसलिए यूज़ करते हैं कि हम सिर्फ इमेज बना रहे हैं लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि उस हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ ना लिखा जा रहा हो। फिर उसकी वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, उसे प्रिजर्व करते हैं ओरिजिनल डेटा फॉर फ्यूचर एनालिसिस। फिर लीगल होल्ड आ जाता है जिसके अंदर नोटिफिकेशन, डेटा रिटेंशन एंड मॉनिटरिंग होती है। इसके अंदर डायरेक्टिव होता है टू प्रिजर्व द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी उसके ऊपर है लिटिगेशन कोर्ट के अंदर एंटिसिपेटेड ऑन गोइंग केसेस के अंदर यूज़ होता है, ताकि हम इंश्योर करते हैं कि पोटेंशियल एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और ऑल्टर नहीं हुआ अनलेस एंड अनटिल अगर कोर्ट कह दे कि अब आप इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक वो केस चल रहा होता है आपको उसके ऊपर लीगल होल्ड होता है कि आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अब ऑर्गेनाइजेशन इशू कर देती है लीगल होल्ड किसी भी चीज़ के ऊपर कि उसकी जितनी भी ईमेल्स, लॉग्स और सारी चीज़ें वो रिटेन करें जब तक वो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस होती है। अब एंड में हमारे पास आता है डेटा एंड लॉग एनालिसिस। डेटा एंड लॉग एनालिसिस के अंदर हम लॉग्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को, कोई भी एनोमलीज इसके अंदर अगर हैं, कोई पोटेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हैं। ये एनालिसिस हमें समझने की कोशिश करता है कि स्कोप और इम्पैक्ट किसी भी इंसिडेंट का
क्या था. अब उसके अंदर लॉग एग्रीगेशन आता है सबसे पहले, जो हमारा पहला लेक्चर था डोमेन नंबर 1 में, जिसके हम कलेक्ट करते हैं सेंट्रलाइज लॉग्स वेरियस सोर्सेज से. फॉर एग्जांपल फायरवॉल्स हो गई, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स हो गए. फिर उसके अंदर हम उसकी कोरिलेशंस देखते हैं, लिंक करते हैं इवेंट्स को डिफरेंट लॉग्स के साथ, आइडेंटिफाई करते हैं उनके पैटर्न्स को और एनॉमलीज़ को, ताकि हम इंडिकेट कर सकें कि कोई मलिशियस एक्टिविटी हुई थी. फिर एनॉमली डिटेक्शन होती है, ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करते हैं मैनुअल एनालिसिस के लिए, और या उसे मैनुअली एनालाइज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि क्या डेविएशंस हैं आपके नॉर्मल बिहेवियर से इस लॉग की, ताकि आप स्टैब्लिश कर सकें कि एक्चुअली कोई चीज़ ऐसी हुई थी. अब जैसे कि अगर आपके नेटवर्क के ऊपर कोई एक सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, तो आप इंसिडेंट रिस्पांस टीम को कहेंगे कि आप ये लॉग्स हमारे देखें और सेम टूल्स यूज़ करें, कोरिलेट करें इवेंट्स को, आइडेंटिफाई करें सीरीज़ ऑफ लॉग इवेंट्स या इनकरेक्ट लॉगिन्स और सक्सेसफुल और स्टोलन क्रेडेंशियल्स वगैरह को, ताकि हम किसी एक नतीजे पे पहुंच सकें. तो ये था हमारा लेक्चर ऑन डिटेक्शन एंड एनालिसिस. इंसिडेंट रिस्पांस एंड मैनेजमेंट के अंदर हमारे डोमेन नंबर 3 के मॉड्यूल नंबर 2 में हम कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी को देखेंगे. अब यहाँ पे मैंने इसकी एक बेसिक डेफिनेशन तो दे दी है, लेकिन पहले इसका स्कोप समझें कि इसकी मेन रीज़न क्या होती है. अब जब भी हम कोई भी इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसेस को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसकी डिफरेंट फेजेस हैं, जिसके अंदर कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी आती है. ये हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह मिटिगेट करेंगे किसी भी सिक्योरिटी इम्पैक्ट को जब भी कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है. अब इसकी डिफरेंट फेजेस होती हैं, लेकिन इसके अंदर हर फेज़ के अंदर हम कोई भी इमीडिएट एक्शन लेते हैं ताकि हम लिमिट कर सकें किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट को फर्दर स्प्रेड होने के लिए. उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अपने ऑपरेशंस को जितना जल्दी नॉर्मल कर सकें वो कर लें. अब इसके अंदर पहले ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, इसके बाद इसकी एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी कुछ इसमें से रिपीट भी होंगी जो कि बाकी कंप्लीट में आएगी, क्योंकि वो इसी का हिस्सा है. लेकिन एट द मोमेंट इसे सिर्फ आप इस तरह देखें कि कंटेनमेंट है, इरेडिकेशन है और रिकवरी है. अब कंटेनमेंट के अंदर स्कोप आ गया, स्कोप के बाद हमारे पास इम्पैक्ट है और ये आइसोलेशन आता है. अब कंटेनमेंट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम इमीडिएट एक्शंस लेते हैं कि हम लिमिट कर सकें किसी भी इंसिडेंट को फर्दर स्प्रेड होने से और अपने सिस्टम्स को डैमेज करने से या नेटवर्क को किसी किस्म के डैमेज से बचाते हैं. एग्जांपल है कि जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई मेलवेयर हमारे नेटवर्क के अंदर आ गया है, तो आईटी टीम उसे स्प्रेड को उसके रोकने के लिए अपने नेटवर्क को उस मेलवेयर को फर्दर स्प्रेड करने से रोकने के लिए अपने नेटवर्क को देखती है. अब उसके अंदर अगर आपने प्रॉपर सेगमेंटेशन पहले की भी है, तो उसके अंदर वो इतने आराम से एक सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क से दूसरे पे नहीं जा सकेगा. इरेडिकेशन के अंदर हमारे पास रिमीडिएशन आती है, रीइमेजिंग आती है और कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आते हैं. कंपनसेटिंग कंट्रोल्स हमने पहले कवर किए थे डिटेल में. इरेडिकेशन इन्वॉल्व करता है, रिमूव करते हैं हम रूट कॉज को अपने सिस्टम्स के ऊपर से. किसी भी मेलवेयर है या कुछ भी है उसे हम वहाँ से निकालेंगे, कोई भी वनरेबिलिटीज़ जो मिलेंगी उसे बंद करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो थ्रेट है वो 100% निकल गया है. अब आईटी टीम मेलवेयर को निकाल देगी आपके कंप्यूटर्स के ऊपर से, फिर सिस्टम्स को पैच करेगी, रीइमेज करेगी अगर ज़रूरत होगी, कॉम्प्रोमाइज़ मशीन को, और इंश्योर करेगी कि थ्रेट निकल गया है बाय लुकिंग एट दी लॉग्स अगेन ऑन फायरवॉल या इंट्रूजन प्रिवेंशन या डिटेक्शन सिस्टम पे कि कहीं अभी भी तो वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे कम्युनिकेट नहीं कर रहा. इसके बाद आती है रिकवरी फेज़. रिकवरी फेज़ के अंदर सिस्टम रिस्टोरेशन होती है, वैलिडेशन होती है और मॉनिटरिंग होती है. अब इसके अंदर रिकवरी फोकस करती है सिस्टम्स को रीस्टोर करने पे, नॉर्मल ऑपरेशंस पे लाने पे. जब भी हमारा कोई भी इंसिडेंट वहाँ से निकल जाता है, फिर हम उसे कंटेन करते हैं, इरेडिकेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सिस्टम्स सिक्योर हैं और ऑपरेशनल हैं जैसे वो पहले थे. तो एग्जांपल इसकी ये है कि रीइमेजिंग के बाद इन्फेक्टेड सिस्टम्स के आईटी टीम रीस्टोर कर देती है डेटा फ्रॉम द बैकअप और फिर वेरीफाई करती है इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा को और फिर मॉनिटर करती है किसी भी साइंस के दोबारा से वो इन्फेक्ट तो नहीं हो रहा. अब कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी के अंदर दोबारा से ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट की हैं: स्कोप, इम्पैक्ट, आइसोलेशन, रिमीडिएशन, रीइमेजिंग एंड कंपनसेटिंग कंट्रोल्स.
अब स्कोप वही हो गया, अफेक्टेड सिस्टम्स हो गए, इम्पैक्टेड डेटा अटैक फैक्टर उसका देखना है, स्कोप देखना है कि उसका एक्सटेंट क्या था, उसकी बाउंड्रीज क्या थी, सिक्योरिटी इंसिडेंट उसके अंदर क्या थे, और उसके अंदर नेटवर्क या डेटा या यूज़र्स कौन कौन से अफेक्ट हुए हैं। जैसे कि एक रैंसमवेयर अटैक के अंदर स्कोप उसका होता है मल्टीपल वर्क स्टेशन हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट हो सकते हैं, या आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि इससे अफेक्ट हो रही हैं। इम्पैक्ट आ गया उसका, ऑपरेशनल इम्पैक्ट हो गया, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है या रेप्यूटेशनल इम्पैक्ट हो सकता है। अब इम्पैक्ट का मतलब होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सिक्योरिटी इंसिडेंट के, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रेप्यूटेशन ख़राब होगी, या उसके ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, या कोई रेप्यूटेशन उसकी ख़राब हो रही है। अब जैसे कोई एक डेटा ब्रीच हुआ है, उसके अंदर कस्टमर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो गई है तो ऑफ कोर्स वो आपकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाएगी, और कस्टमर्स एक्सटर्नल पार्टीज़ आप पे वैसे ट्रस्ट नहीं करेंगी जैसे वो पहले करती थी। उसके बाद आइसोलेशन आता है, नेटवर्क सेगमेंटेशन हो गई, क्वारंटीन हो गया, या एक्सेस कंट्रोल हो गए। आइसोलेशन के अंदर हम डिस्कनेक्ट करते हैं या सेगमेंट करते हैं नेटवर्क को, या अफेक्टेड सिस्टम्स को अपने नेटवर्क से निकाल देते हैं, और इस तरह हम उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं और फर्दर स्प्रेड को भी उसके रोक सकते हैं। अब एग्जांपल है कि जब हमने एक मेलवेयर को डिटेक्ट कर लिया किसी सर्वर के ऊपर, तो आपकी आईटी टीम उस सर्वर को आइसोलेट कर देती है ताकि वो दूसरे नियर बाय सर्वर्स पे ये वाला इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र ना कर सके। उसके बाद आता है रिमीडिएशन, मेलवेयर रिमूवल हो गया, पैच मैनेजमेंट हो गई और कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब रिमीडिएशन के अंदर हम रिमूव करते हैं रूट कॉज को, इंसिडेंट को, और उसे एलिमिनेट करते हैं, मेलवेयर को क्लोज करेंगे, वनरेबिलिटीज़ को, सिस्टम को रीस्टोर करके नॉर्मल स्टेट के ऊपर ले आएंगे। अब एग्जांपल है कि आईटी टीम ने रैंसमवेयर को निकाला, सिक्योरिटी पैचेस लगाए, एडजस्ट किए फायरवॉल रूल्स को कि दोबारा से वहाँ से ट्रैफिक ना आए, और रैंसमवेयर अटैक को फ्यूचर इंसिडेंट के लिए प्रिवेंट कर दिया क्योंकि आपको पता लग गया था कि किस सोर्स से ये अटैक आया था। रीइमेजिंग के अंदर हम क्रिएट करते हैं क्लीन इमेजेस, डेटा रीस्टोर करते हैं और उसे वेरीफाई करते हैं। रीइमेजिंग के अंदर हम कंप्रोमाइज सिस्टम को उसकी नॉन गुड स्टेट के ऊपर ले आते हैं, जो भी डेटा है उसके ऊपर वाइप करके रीइंस्टॉल करते हैं न्यू इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस को, मेकिंग श्योर कि जो आपने बैकअप पहले लिया था वो क्लीन था। अब एग्जांपल है कि मेलवेयर जब निकल गया, आपने रीइमेज कर दिया, सिस्टम को क्लीन कर दिया, यूज़र डेटा डाल के रीस्टोर कर दिया और बैकअप वगैरह को, तो वर्क स्टेशन वैसे काम करना शुरू कर देते हैं जैसे कि पहले वो ऑपरेशंस कर रहे थे। फिर कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसके अंदर अल्टरनेटिव सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, रिस्क मिटिगेशन है और डॉक्यूमेंटेशन है। कंपनसेटिंग कंट्रोल्स के अंदर अल्टरनेटिव मेजर्स होते हैं, इंसिडेंट मिटिगेशन वगैरह हो गए, प्राइमरी कंट्रोल्स हो गए जो कि फीजेबल नहीं है किसी भी कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स के लिए। अब उनके अंदर एनहेंस नेटवर्क मॉनिटरिंग आ गई, लिमिटेड कर देते हैं हम एक्सेस को अनपैच सिस्टम्स के और क्रिटिकल सिस्टम्स को की सर्वर्स को, और कंपनसेटिंग कंट्रोल्स उसके ऊपर लगाते हैं जब तक पैचेस अप्लाई ना हो गए हों। अब वही जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि हमें पता है कि उसके अंदर वनरेबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम उसे अपने नेटवर्क से नहीं निकाल सकते। तो अगर आपने उसे नेटवर्क से नहीं निकालना तो आपको कुछ ऐसे कंपनसेटिंग कंट्रोल्स उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से आप उस सिस्टम को रखें, लेकिन इस चीज़ को भी मेक श्योर करें कि किसी भी तरह आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी। अब इंसिडेंट रिस्पांस एंड मैनेजमेंट के अंदर डोमेन नंबर 3 के मॉड्यूल नंबर 3 जो है उसके अंदर हम प्रिपरेशन देखेंगे। अब प्रिपरेशन जो है ये एक प्रोएक्टिव मेजर होता है जब हम प्लान करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन रेडी है किसी भी अनयूजुअल सिचुएशन से को हैंडल करने के लिए। ये ग्राउंड वर्क होता है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्ड वे से एफिशिएंट रिस्पांस और डैमेज को कम करने के लिए और अपना रिकवरी का टाइम रिड्यूस करने के लिए जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं उसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। अब इसकी डिफरेंट फेजेस होती हैं। सबसे पहले इसका होता है इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान जिसे आईआरपी भी कहते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ को लीड करेगा इन केस ऑफ ए सिक्योरिटी इंसिडेंट, और किस तरह हम उसे प्लान करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हम क्विकली एंड इफेक्टिवली उसे मिनिमाइज़ करें और उस इंसिडेंट को वहीं पे कंटेन कर दें। अब इसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गए, जैसे मेंशन है, क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं
कौन से टीम मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनका इंसिडेंट रिस्पांस क्या होगा, उनके टीम लीडर्स कौन होंगे, कम्युनिकेशन ऑफिसर्स क्या होंगे या टेक्निकल रिस्पॉन्डर्स क्या होंगे। नाउ रिस्पांस प्रोसीजर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, जाके हम आइडेंटिफाई करते हैं, इरेडिकेट करते हैं रिकवरी फ्रॉम इंसिडेंट, उसकी पूरे स्टेप्स लिखे होते हैं। कम्युनिकेशन प्लान के अंदर गाइडलाइंस होती हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अगर मीडिया या प्रेस को आपको कुछ बताना है या स्टेक होल्डर्स को, कौन बताएगा, कितनी इन्फॉर्मेशन जाएगी और किसकी इजाज़त से जाएगी। एस्केलेशन पैथ्स होते हैं जिसके अंदर हम प्रोसेस को, इंसिडेंट को हायर लेवल तक अगर हमने उसे आगे किसी को इन्फॉर्म करना है या डिसीजन मेकिंग के लिए कोई एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, उस सब को हम यहाँ पे नोट करते हैं। एग्जाम्पल है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप करता है इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्रोसीजर्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू रैंसमवेयर अटैक्स, कि अगर कोई रैंसमवेयर अटैक हो जाता है आपके क्रिटिकल सिस्टम्स के ऊपर तो आप उसे किस तरह आइसोलेट करेंगे, आपके पास बैकअप्स कहाँ पे होंगे, वो कितने सिक्योर होंगे, उसकी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर टूल्स, कि कौन कौन से टूल्स हमारे पास होंगे जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि हमें हेल्प करती हैं रिकवरी ऑफ द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एट्सेट्रा। अब ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग एंड मिटिगेटिंग थ्रेट्स, के वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम उन अटैक्स को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकें, एनालाइज कर सकें और मिटिगेट कर सकें। अब उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सीम टूल्स आते हैं जो कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट है, रियल टाइम एनालिसिस, सिक्योरिटी अलर्ट्स होती हैं जो कि नेटवर्क पे हार्डवेयर एप्लीकेशंस वगैरह आपको अलर्ट्स देती हैं, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस, EDRs हो गए। ये टूल मॉनिटर करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रेट्स को। कोई भी आपकी जो एंड पॉइंट डिवाइसेस होती हैं, फॉरेंसिक्स टूल्स हैं जो कि कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं एंड एनालाइज करते हैं डिजिटल एविडेंस एट्सेट्रा को। और नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को और किसी भी किस्म की मैलिशियस एक्टिविटी को। अब एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशन सेम टूल यूज़ कर रही है जैसे स्प्लंक, और उसके अंदर वो एग्रीगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं डिफरेंट लॉग्स को और रिसोर्सेज को, ताकि उनके पास रियल टाइम डिटेक्शन पोटेंशियल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के सामने नज़र आते रहें। इसके बाद आती हैं हमारे पास प्ले बुक्स। प्ले बुक्स के अंदर डिटेल्ड गाइड्स होती हैं जो कि आउटलाइन करती हैं कोई भी प्रोसीजर्स जब भी हम किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि सिनेरियोज़ के हिसाब से होती हैं कि अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, अगर कोई और इंसिडेंट होगा तो हम उसे इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है, और दूसरे आपको पता है कि IT में लोग बहुत तेज़ी से जॉब्स शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो अगर कोई और नई टीम आती है तो वो इन प्ले बुक्स को देख के अपने प्रोसीजर्स जो कि पहले अडॉप्ट किए गए हैं उन सबको फॉलो कर सकती है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इंसिडेंट सिनेरियोज होते हैं, स्पेसिफिक इंसिडेंट सिनेरियो जैसे फिशिंग अटैक लिखा है, डेटा ब्रीच लिखा है, मेलवेयर इन्फेक्शंस है, या कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ है, उसके प्रोसीजर्स मेंशन्ड होते हैं। रिस्पांस स्टेप के अंदर डिटेल्ड एक्शन होते हैं कि क्या आपने लेने, फॉर एग्जांपल डिटेक्शन है, कंटेनमेंट है, एरेडिकेशन एंड रिकवरी, जो हमने अपने पुराने लेक्चर में देखा था। फिर हम देखते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी क्या हैं, कौन कौन सी टीम्स हैं जो कि उसके अंदर एंगेज करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी स्पेसिफिक टास्क को ड्यूरिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब इसकी एग्जांपल है कि जैसे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसने एक प्ले बुक अपनी बनाई हुई है रैंसमवेयर अटैक की, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि अफेक्टेड सिस्टम्स अगर कौन से होंगे, किसको कम्युनिकेट करना है, लॉ इन्फोर्समेंट को कब बताना है, रिस्टोरेशन प्रोसीजर्स क्या हैं, और उसका पेशेंट डेटा का बैकअप आप कहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद आती हैं टेबल टॉप एक्सरसाइजेस। टेबल टॉप एक्सरसाइजेस के अंदर हम सिमुलेटेड इंसिडेंट रखते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये इंसिडेंट हो गया है, अब सारे मिलके जो भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं या उनके एम्प्लॉयज़ वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये पॉसिबल सिनेरियोज़ हो सकते हैं और इस सिनेरियो में हम किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अब इसके अंदर टीम्स जो हैं वो हेल्प करती हैं कि हम कोई भी गैप्स हैं अगर हमारी ट्रेनिंग प्लान्स के अंदर, तो हम उसे किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसके अंदर सिनेरियो डेवलपमेंट है, क्रिएट करते हैं रियलिस्टिक कोई भी हम इंसिडेंट सिनेरियो के, अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। रोल प्लेइंग क्या है, टीम मेंबर्स हैं, अज्यूम देयर इंसिडेंट रिस्पांस, उनके रूल्स क्या होंगे और रियल इंसिडेंट्स में, और डी ब्रीफिंग किस तरह होगी एक्सरसाइज की, कि उसके अंदर परफॉर्मेंस देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एरियाज़ जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं,
और अपडेट कर सकते हैं अपने इंसिडेंट रिस्पांस प्लान को। अब एग्जांपल है कि एक रिटेल कंपनी है, वो एक टेबल टॉप एक्सरसाइज सिमुलेट करती है अबाउट ए डेटा ब्रीच, कि आपके कस्टमर के पेमेंट इन्फॉर्मेशन अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर टीम मेंबर्स जो हैं वो अपने सिस्टम की वीकनेसेस बताएंगे और एस्केलेट करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस को, ताकि हम उसके बारे में एक डिटेल्ड आंसर अपने पास हमारे पास प्ले बुक में अवेलेबल हो। इसके बाद ट्रेनिंग आती है जो कि ऑनगोइंग एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट है इंसिडेंट रिस्पांस के अंदर। रेलेवेंट स्टाफ की ट्रेनिंग हम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हर वक्त हर कोई प्रिपेयर्ड हो किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट को डील करने के लिए। अब उसके अंदर ट्रेनिंग में जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर रिस्पांस टीम की नॉलेज होती है, उसके स्किल्स होते हैं कि वो किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस को देखेंगे। उनकी सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स होती हैं, इंश्योर करते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ को जो भी करंट सिचुएशंस, फिशिंग अटैक्स या कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ कोई नया मेलवेयर आया उसके बारे में अपडेट करते रहें। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट उनकी करते रहते हैं ताकि हम उन्हें ट्रेन करते रहें स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ कि जो भी एक बेसिक लेवल इंसिडेंट हो उसे भी आपके लोकल जो नॉन टेक्निकल स्टाफ भी है वो भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। एग्जाम्पल है कि कंपनी ट्रेनिंग सेशंस डिफरेंट अरेंज करती हैं जिसके अंदर इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स होती हैं, लेटेस्ट EDR टूल्स यूज़ करते हैं, इंश्योर करते हैं कि सारे मेंबर्स को इफेक्टिवली पता हो कि किस तरह हम एंड पॉइंट थ्रेट से डील कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है बिजनेस कंटिन्यूटी या डिज़ास्टर रिकवरी। ये दोनों स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं कि आपका काम या आपके ऑपरेशंस किसी भी तरह डिस्टर्ब ना हो किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट की सिचुएशन में। अब बिजनेस कंटिन्यूटी जो है ये इस चीज़ पे मेंश्योर करती है कि आपके जो असेंशियल फंक्शंस हैं वो चलते रहें, जब तक डिज़ास्टर रिकवरी जो है जो फोकस करती है रीस्टोर करने के लिए जो ऑपरेशंस को। अब दोनों के प्लान डॉक्यूमेंटेड प्लान्स होते हैं जिसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के, बैकअप एंड रीस्टोर के प्रोसीजर्स होते हैं, उसे टेस्ट करना होता है। ऑल्टरनेट साइट्स आप देखते हैं कि अगर आपके ऑपरेशन प्राइमरी साइट से बैठ जाती हैं तो आप सेकेंडरी साइट पे कैसे रन कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन प्लान होता है जिसके अंदर स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि हम किस तरह कम्युनिकेट करेंगे एम्प्लॉय से और कस्टमर से और स्टेक होल्डर से ताकि हमारे डिस्ट्रप्शंस कम से कम हो। अब एग्जांपल इसका ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज हैं किसी कंपनी के, उसका डिज़ास्टर रिकवरी प्लान के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि आप डेली बैकअप्स मेंटेन करेंगे, क्रिटिकल डेटा जो है उसको ऑफ साइड उसके बैकअप्स मेंटेन होंगे, और आप इस चीज़ को भी चेक करेंगे कि अगर कुछ आपकी सर्विसेज बैठती हैं तो आप किस तरह सेकेंडरी साइट के ऊपर अपने ऑपरेशंस को शिफ्ट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना होगा और कितनी जल्दी आप अपनी सर्विसेज को रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन प्रिपरेशंस इन इंसिडेंट रिस्पांस। अब हम पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी देखेंगे जो कि हमारी डोमेन नंबर 3 के मॉड्यूल नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर आपको ये देखना होता है कि अगर कोई एक इंसिडेंट हो गया है और अब वो ख़त्म हो गया है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने लर्न की, क्यों हुआ, कैसे हुआ और हम आइंदा इससे कैसे बच सकते हैं। अब इसके अंदर पहली चीज़ जो आती है वो आती है फॉरेंसिक्स एनालिसिस। फॉरेंसिक एनालिसिस होता है कि हम एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी डिजिटल एविडेंस का ताकि हम समझ सकें कि अटैक जो हुआ था वो किस सिस्टम पे हुआ, क्यों हुआ, उसका मेन टारगेट क्या था और कौन सी और चीज़ें इससे अफेक्ट हुई हैं। इससे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं और ये आपको लीगल प्रोसीडिंग्स में भी हेल्प करती है। उसके अंदर एविडेंस कलेक्शन आ गया जिसके अंदर आप गैदर करते हैं डेटा को, इंक्लूडिंग लॉग्स, कोई भी डिस्क इमेजेस हैं, नेटवर्क ट्रैफिक है। डेटा प्रिजर्वेशन करते हैं, इंश्योर करते हैं कि डेटा प्रिजर्व्ड हो इन ओरिजिनल स्टेट, जैसे हमने पहले भी बात की थी, उनकी इंटेग्रिटी किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ ना हुई हो, उसकी एडमिसिबिलिटी रहे लीगल कोर्ट्स के अंदर। एनालिसिस टूल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक टूल है अगर कोई आप ने यूज़ किए इन ऑर्डर टू रिकन्स्ट्रक्ट द टाइम लाइन एट्सेट्रा। फिर रिपोर्टिंग है, डॉक्यूमेंट उसे किस तरह करेंगे इन ए क्लियर मैनर ताकि आप उसे स्टेक होल्डर्स या कोर्ट में ईजीली प्रेजेंट कर सकें। अब उसकी एग्जांपल ये है कि एक डेटा ब्रीच हुआ तो फॉरेंसिक्स टीम ने उसके लॉग्स इकट्ठे किए, डिस्क इमेजेस लिए अफेक्टेड सर्वर्स के, सारे लॉग रीड करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्हें पता लग गया कि एंट्री पॉइंट क्या था, कौन सा डेटा एक्सफिल्ट्रेट हुआ, कहाँ से हुआ, किस IP एड्रेस पे हुआ।
تو اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ آئندہ آگے کسی بھی طرح سے دوبارہ سے یہ چیز ریپیٹ نہ ہو۔ پھر اس کے اندر آتا ہے روٹ کاز انالیسس، اس کے اندر RC ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائنگ اس کی مین روٹ کاز کیا تھی انسیڈنٹ کی، اس کے فنڈامنٹل ایشوز کیا تھے، انہیں آپ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں اور کس طرح میک شور کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ ہو۔ اب اس کے اندر انسیڈنٹ ریویو آتا ہے جہاں ہم تھورولی ریویو کرتے ہیں انسیڈنٹ کو، جتنی بھی انفارمیشن ہے اس سے ریلیٹڈ وہ اکٹھی کرتے ہیں اور ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پرائمری کاز کیا تھا اس کی مین اٹیک کا، جیسے کہ ہیومن ایرر تھی، کوئی سافٹ ویئر ونربلٹی آ گئی یا کوئی کنفیگریشنز آپ کی غلط ہیں۔ اب اس کے اندر آپ 5 Ws یعنی وائز کو بھی آپ اس کے اندر نکالتے ہیں، جیسے وائی، وٹ، ویئر، یہ ساری چیزیں فش بون ڈائیگرام بنائیں گے اس کی، اور اس کے اندر آپ ایکسپلور کریں گے اس کی ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ فیکٹرز، اور پھر آپ کریکٹیو ایکشنز لیں گے ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ روٹ کاز یہ تھی اور ہم نے یہ ایکشنز لیے ہیں کہ یہ دوبارہ سے اس چیز کو ہم ریپیٹ نہ کریں۔ اب اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لیں گے کہ اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر کوئی رینسم ویئر اٹیک ہو گیا ہے اور وہ آرگنائزیشن اس کا روٹ کاز انالیسس کرتی ہے تو اس کے اندر انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک فشنگ ای میل کے تھرو پھیلا۔ اب اس کے اندر اگر پھیلا تو پہلا کوسچن یہ آتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے امپلائیز کو اس کے بارے میں ٹرین کیا تھا کہ نہیں۔ اگر ٹرین نہیں کیا تو آپ پھر پہلا ایکشن یہ لیتے ہیں کہ اپنے آرگنائزیشن میں اپنے امپلائیز کو بتاتے ہیں کہ فشنگ ای میلز کیا ہوتی ہیں، اسے آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کریکٹیو ایکشنز لیں گے۔ آپ اپنی اینڈ پوائنٹ سیکیورٹی کے اوپر میک شور کریں گے کہ آپ کے فلٹرز اپڈیٹڈ ہوں، اس طرح کی ای میلز یوزر تک نہ آئیں، اور اگر آ بھی جائیں تو انہوں نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے لیسنز لرن۔ لیسن لرن کے اندر انوالو ہوتی ہے ڈاکیومنٹیشن۔ جب ہم نے ساری چیزیں کنٹرول کر لی ہیں اس کے بعد ایک رسپانس انسیڈنٹ کو ٹیکل کرنے کے بعد آرگنائزیشن ایک ڈاکیومنٹ پریپیئر کرتی ہے جس کے اندر وہ پوری ڈیٹیل انسٹرکشنز لکھتی ہے کہ کیا ہم نے اس سے سیکھا۔ انسیڈنٹ ڈی بریفنگ ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے یا سیریز آف میٹنگز ہوتی ہیں جس کے اندر رسپانس ٹیم اور ادر اسٹیک ہولڈرز کو آپ انوالو کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور ہم اسے نیکسٹ ٹائم کیسے ایوائڈ کریں گے۔ پھر اس کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، لیسن لرن کی بیسٹ پریکٹسز، پلان اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اپڈیٹنگ انسیڈنٹ پلان، آپ اس کے ریلیونٹ ڈاکیومنٹیشن، اس کی آپ نے کیا چیز سیکھی اس انسیڈنٹ سے، اور ٹریننگ اور اویئرنیس پروگرام وغیرہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے امپلائیز کو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک ڈی ڈاس اٹیک ہوا ہے تو آپ کی انسیڈنٹ رسپانس ٹیم ایک ڈی بریفنگ سیشن رکھے گی، وہاں پہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور کمیونیکیٹ کریں گے افیکٹولی کہ کون کون سی کنفیوژنز ہیں، ڈیلیز تھے جس کی وجہ سے ہمارا ڈی ڈاس اٹیک ہوا، اور اس کے رزلٹ میں آپ ایک کمیونیکیشن پلان بنائیں گے انسیڈنٹ رسپانس کا جس کے اندر آپ اسکیجول کریں گے ایڈیشنل ٹریننگز، کی پرسنلز، اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک سسٹمز نہیں ہیں تو وہ آپ پرچیز کریں گے۔ اس کے لیے فائنینشیلز اگر آپ کو چاہیے ہوگا آپ ہائی مینجمنٹ سے اس کی بھی بات کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے آپ میک شور کریں گے کہ آپ کے سسٹمز سیکیور ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن پوسٹ انسیڈنٹ ایکٹیویٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈومین نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔